हेलो कॉमर्स वालों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने परिवार के साथ। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 का माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस बहुत सारे हैं, यानी कि हमारी जो इच्छाएँ हैं वो ज़्यादा हैं बजाय कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे। तो इससे क्रिएट होती हैं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आज हम उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये सब देखेंगे। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, कि मेरे पास रिसोर्स कम है लेकिन मेरी वांट्स बहुत ज़्यादा है। इट कॉजेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ क्या होंगे? नंबर 1 इज़ अनलिमिटेड वांट्स। मेरी इच्छाएँ बहुत सारी हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हर एक सोसाइटी में एक गिवन टाइम पे बहुत सारी अनसेटिस्फाइड डिमांड्स होती हैं। जैसे कि पहले के टाइम में लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए चाहिए था टेलीफोन। जब टेलीफोन हमने बहुत सारे मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए तो देखते ही देखते आ गया स्मार्टफोन। अब हमको क्या चाहिए? स्मार्टफोन। तो यानी कि एक टाइम पे जब हम इसकी डिमांड फुलफिल करने को आए तो इसकी डिमांड बढ़ गई। इससे क्या होगी? एक प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? अनलिमिटेड वांट्स की। फिर नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम लिमिटेड या स्कार्स मीन्स। अब उनको बनाने के लिए आपके पास मीन्स कम है, रिसोर्सेज तो कम है ना। गुड्स एंड सर्विसेज सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स। जिससे क्या होगा? डिमांड जो है वो, मतलब कि आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है रिसोर्स की। इसका मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 2 लीटर मिल्क। मेरे पास पैसे सिर्फ 2 लीटर मिल्क खरीदने के हैं लेकिन मैं चाहती हूँ 6 लीटर मिल्क। क्या ये पॉसिबल है? नो, क्योंकि मेरे पास पैसे कितने हैं? सिर्फ वो 2 लीटर खरीदने के, तो मैं 6 लीटर नहीं खरीद सकती। इट मीन्स आपकी डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई कम है। इट इज़ आपके पास लिमिटेड या स्कार्स मीन्स हैं। तीसरी चीज़ क्या आती है कि अल्टरनेटिव यूजेस। आपके पास जो रिसोर्स है उसके यूज़ बहुत अल्टरनेटिव्स हैं, यानी कि अलग अलग यूजेस हैं। वही जो आपके पास 2 लीटर मिल्क है, अब आप सोचो मैं उस 2 लीटर मिल्क का क्या करूँ? मैं उसे आइसक्रीम बना लूँ, मैं उसे रसगुल्ले बना लूँ, या मैं उसे चीज़ बना लूँ। तीनों में ही 2-2 लीटर लगेगा, लेकिन मिल्क आपके पास 2 लीटर ही है। अब देख लो तीनों में से क्या चीज़ बनानी है, यानी कि उस एक रिसोर्स के यूजेस अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे कि मिल्क से 3 चीज़ें बन सकती हैं, तो अल्टरनेटिव यूजेस। इस तरीके से आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई 3। नंबर 1 इज़ अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड या स्कार्स मीन्स और अल्टरनेटिव यूजेस। इनसे होती हैं आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं? आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। नंबर 1 इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, कि उन्हीं मीन से, उन रिसोर्सेज से मैं क्या बनाऊं। दूसरी चीज़ कैसे बनाऊं। तीसरी चीज़ किसके लिए बनाऊं। क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, किसके लिए बनाऊं। तो क्या बनाऊं, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं कौन सी गुड्स और सर्विसेज बनाऊं, कैसे गुड्स और सर्विसेज बनानी चाहिए जिनसे प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमम हो, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो और सोसाइटी का सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। ऐसी चीज़ बनानी है। पहला डिसीजन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं कोई कंज्यूमर गुड बना लूँ, यानी कि जो 1-2 बार चले या कंज्यूमर उसको यूज़ करे ऐसा गुड, या फिर मैं कोई कैपिटल गुड बना लूँ जो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे। कंज्यूमर गुड इज़ जैसे शुगर, क्लॉथ, वीट, घी एट्सेट्रा। और कैपिटल गुड जो काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी सेवा करेगा, मेरे को फ़ायदा देगा। इट इज़ मशीन्स, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा। क्या बनाना चाहिए? इसी के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस में आपका एक और क्वेश्चन आता है, इज़ हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब मैंने सोच लिया कि ठीक है मैं कंज्यूमर गुड भी बनाऊँ, कैपिटल भी बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा बना लूँगी। कितना बनाऊँ? अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूमर गुड की जो मात्रा है वो ज़्यादा कर दूँ तो मैं कैपिटल गुड्स कम बना सकती हूँ। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो स्कार ही हैं। अब मेरे पास यदि 2 लीटर मिल्क था, मैंने सोचा कि मैं रसगुल्ले बनाऊँगी 1.5 लीटर के और मैं आइसक्रीम बनाऊँगी 0.5 लीटर की। अब मैं सोचूं कि नहीं, आइसक्रीम तो और होनी चाहिए। मैंने कहा कि 0.5 बढ़ा देती हूँ। अब इसको बढ़ाने के लिए मुझे इसको कम करना पड़ेगा ना, ये 1 लीटर रह जाएगा अगर मैं इसको 0.5 से बढ़ा रही हूँ। ठीक, तो यानी कि एक को बढ़ाने के लिए आपको दूसरे को कम करना पड़ेगा। सेकेंड डिसीजन है कि मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को किस चीज़ को कितना प्रोड्यूस करना है। ये 0.5 और एक्स्ट्रा करूँ कि रहने दूँ, ये आपको डिसाइड करना है। दूसरी एक इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। पहली थी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करूँ। दूसरी है अब मैं उसको कैसे प्रोड्यूस करूँ, उस प्रोडक्शन की टेक्निक क्या रहेगी, कि मैं लेबर को बुलाऊँ या कैपिटल को बुलाऊँ। ऐसी टेक्निक मैं यूज़ करूँगी कि मेरी प्रोडक्शन तो ज़्यादा हो और कॉस्ट कम रहे।
ठीक। प्रोडक्शन ज़्यादा और कम कॉस्ट में, इसको कहते हैं एफिशिएंट यूज़। ये आपकी बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में आगे टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, एफिशिएंट यूज़। एफिशिएंट यूज़ क्या है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कम कॉस्ट में ले रही हूँ। ठीक। तो हमने देखा कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की 3 कॉजेज़ हैं, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड या स्कार्स मीन्स, और उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। फिर हमने सेंट्रल प्रॉब्लम की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस हम अभी कर रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस में मैं देखूंगी मेरे को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी है या कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक होती है इसके अंदर आपकी मशीन्स यूज़ होती हैं, और लेबर इंटेंसिव में आपका लेबर जो स्किल है, जो मजदूर होते हैं, या आपका जो ह्यूमन स्किल है, वो सब यूज़ होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैंने बना लिया, क्या बनाना था, मैंने देखा कि मुझे कैसे बनाना था। अब देखना है कि मैंने जो बना लिया वो देना किसको है। अब मैं रिच के लिए बनाऊँ या पुअर के लिए बनाऊँ। पुअर की जगह हम यहाँ पे नीडी अगर यूज़ करें इट विल बी बेटर, यानी कि जिसको ज़रूरत है मैं उसके लिए बनाऊँ या फिर रिच लोगों के लिए बनाऊँ। अगर मैं पुअर के लिए बनाती हूँ तो मैं सोशल जस्टिस कर रही हूँ, उनको जो सामान चाहिए मैं उन तक पहुँचा रही हूँ। अगर कपड़े की ज़रूरत है मार्केट में तो मैं कपड़े बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन इससे मेरे प्रॉफिट्स कम होंगे। ऑफ कोर्स अगर मैं पुअर लोगों के लिए बना रही हूँ वो मेरे से सामान कम दाम में खरीदेंगे, यानी कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो कम आ रहा है। पैसा कम आ रहा है तो मैं इन्वेस्ट भी कम कर रही हूँ, इन्वेस्ट कम कर रही हूँ तो प्रोड्यूस कम कर रही हूँ, प्रोड्यूस कम हो रही है तो देश की जीडीपी भी कम हो रही है। ठीक है। यानी कि अगर मैं पुअर के लिए बना रही हूँ फ़ायदा तो हो रहा है उनको, कि उनके लिए सोशल जस्टिस बढ़ रहा है मेरे देश में, लेकिन इससे पर्सनल नुकसान हो रहा है प्रोड्यूस करने वाले को। क्या कि उसके प्रॉफिट्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, और ओवरऑल मेरी कंट्री की जीडीपी भी कम हो जाएगी। अब मुझे चूज़ करना है कि मेरे को सोशल इक्वलिटी चूज़ करनी है या जीडीपी। अगर मैं रिच के लिए बनाऊंगी वो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा देंगे, बहुत सारे लोग ऑफकोर्स खरीदे होंगे, वो रिच हैं, उनके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जीडीपी भी ज़्यादा होगी अगर मैं रिच के लिए बना रही हूँ। तो इसमें चॉइस मेनली किस में आती है कि आपको सोशल इक्वलिटी चूज़ करनी है या जीडीपी चूज़ करनी है। इसके अलावा जो अंडरडेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें कुछ और दिक्कत आती है। तो एड ऑन प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी, जैसे हमारे कंट्री में, इंडिया में ही आती है ये दिक्कत, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड हैं, कि हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास रिसोर्सेज तो हैं पर मैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं फुल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कैसे करेंगे उनको ही खुद डिसाइड करना है। नंबर 1 कि कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, आपने कम यूज़ किए हैं, आपका जो एक्चुअल आउटपुट है जो आपने निकाला है वो पोटेंशियल आउटपुट से कम है, यानी कि आप जो दे सकते थे आपने उससे कम दिया। तो इससे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। इसका मतलब आपकी जो कंट्री है उसमें कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग काबिल तो हैं काम करने के लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा है, वो एम्प्लॉयड ही नहीं है, वो काम कर ही नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। यानी कि आपके पास पोटेंशियल तो बहुत है कंट्री में प्रोड्यूस करने का, लेकिन लोग अनएम्प्लॉयड है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्चुअल आउटपुट कम है। तो आपको ध्यान देना है कि वो जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो एम्प्लॉयड हों, वो काम करें, तो आप फुल यूटिलाइजेशन अचीव कर सकते हैं रिसोर्सेज का। दूसरी प्रॉब्लम एक ऐसी इकॉनमी में क्या आती है कि वो रिसोर्सेज को ग्रो कैसे करें, यानी कि उनके पास सपोज रिसोर्सेज हैं, यानी कि सपोज 2 जगह से इंडिया में 2 प्लेसेस से हमारे फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो 2 प्लेसेस हैं कहीं ना कहीं थोड़ा और ज़्यादा मेरे लिए प्रोडक्शन हो, यानी कि मेरे को कहीं और जगह से भी फ्यूल मिले, मेरे पास और ज़्यादा फ्यूल हो, तो मैं इन रिसोर्सेज को ग्रो कैसे कर सकती हूँ। प्रॉब्लम है अनटैप्ड रिसोर्सेज की। हो सकता है 2 तो हमको पता हैं, हो सकता है इंडिया में 4 जगह से फ्यूल मिलता हो, लेकिन वो बाकी के बचे हुए 2 प्लेसेस मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से फ्यूल मिल सकता है। तो देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड रिसोर्सेज। क्यों अनटैप्ड रिसोर्सेज क्यों, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे उन 2 जगहों पे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है पता लगाने के लिए। तो देयर इज़, अगर आप टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे आपको रिसोर्सेज पता चलेंगे, अल्टीमेटली आपके रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी। ये 2 प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में आती हैं। बची हुई 3 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपकी किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, होती हैं। अब इन सेंट्रल प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिफरेंट इकोनॉमीज़ कैसे निकालती हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी 3 टाइप की इकोनॉमीज़, इट इज़ मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसको कि प्रोड्यूसर्स रेगुलेट करते हैं कि क्या बनाना है वो प्रोड्यूसर्स देखेंगे, सेंट्रली प्लान में गवर्नमेंट देखेगी क्या बनाना है, और मिक्स्ड में दोनों मिल के चलाएंगे। तो मार्केट इकोनॉमी जिसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स देते हैं डिसीजन।
आप क्या बनाएंगे ऐसी इकॉनमी में? वो जो अगर प्रोड्यूसर गवर्न कर रहा है वो ऑफकोर्स ये देखेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर क्या देखेगा कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, जो चीज़ मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकती है वही प्रोड्यूस की जाएगी। अब कैसे प्रोड्यूस की जाएगी? जिसकी कॉस्ट कम हो। अगर किसी इकॉनमी में लेबर बहुत ज़्यादा है, यानी कि लेबर चीप है, तो वो लेबर को यूज़ करेंगे। अगर किसी इकॉनमी में लेबर बहुत कम है, आपको उस लेबर को बुलाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे आपकी जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आप किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे? अगर प्रोड्यूसर डिसीजन ले रहा है वो उसके लिए प्रोड्यूस करेगा जो उसको बेटर प्राइस दे सके उसकी चीज़ के लिए। अब क्योंकि रिच लोग बेटर प्राइस देते हैं तो मोस्टली यहाँ पे रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आती है आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, किसके लिए बनेगी। गवर्नमेंट ये कहती है ऐसी चीज़ बनाओ जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो, इस तरीके से बनाओ कि बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, सपोज किसी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। अगर किसी कंट्री में लेबर बहुत कम है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे। फिर आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाया जाएगा? जो लोग हंगर से सफ़र कर रहे हैं, जिनके पास खाना नहीं है, उन तक चीज़ पहले पहुंची। यदि खाने की कमी है तो खाना प्रोड्यूस किया जाएगा, कपड़े की कमी है तो कपड़ा प्रोड्यूस किया जाएगा। किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? जिसको ज़रूरत है। क्या प्रोड्यूस किया जाएगा? जो सोसाइटी के लिए यूज़फुल है। कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ना रहे देश में, और कैसे किसके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा? जो हंगर से सफ़र कर रहे हैं। फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें डिसीजन कौन लेते हैं? मार्केट फोर्सेस भी और सोशल वेलफेयर भी, दोनों गवर्न करते हैं। कुछ एरियाज़ में प्रोड्यूसर्स फ्री हैं डिसीजन लेने के लिए, आप जो चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन इसमें बीच में गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ाती है। वो कहती है इतना रखा तो इतने की मैं कैप लगा दूंगी, इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कुछ जगह पे बिल्कुल प्रोड्यूसर्स फ्री होते हैं, फ्री विल पे प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरी जगह पे कुछ सोशल कंसिडरेशंस उनको फ्रीली गवर्न करती है। जैसे कि यदि हमको एमिनिशंस बनाने हैं, कुछ आर्म्स बनाने हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं ही बनाऊंगी। और जहाँ पे आपकी कंज्यूमर गुड्स की बात आती है, वो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स की फ्री विल पे छोड़ रखा है, आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है और कुछ चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन जहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन बाउंड्री या फ्रंटियर कर्व कह देते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहते हैं। ये एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है कि आपके पास यदि कुछ गिवन रिसोर्सेज हैं तो आप उनको किन दो कामों में कितना कितना लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था, मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, उससे या तो मैं रसगुल्ला बना सकती हूँ या फिर आइसक्रीम बना सकती हूँ। अब मेरे को उस 2 लीटर को कितना कितना किस में डिवाइड करना चाहिए, ये मुझे बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। It is a curve showing alternative production possibilities of two goods with the given resources and technique of production। आपके पास जितना रिसोर्स है और जिस टेक्निक से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उन दो गुड्स के क्या पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, क्या पॉसिबल ग्रुप्स आप बना सकते हैं कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ड्रॉ कर सकें या मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्रॉ कर सकें। जैसे कि मेरे पास गुड हैं वीट और क्लॉथ। अगर मैं केवल वीट ग्रो करती हूँ तो मैं 100 लाख टन्स ऑफ वीट ग्रो कर सकती हूँ। यदि मैं केवल क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं 4 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। केवल इसमें मेरी जो प्रोडक्शन है वीट की वो 0 रहेगी और इसमें मेरी प्रोडक्शन क्लॉथ की 0 रहेगी। अगर मेरे को 90 लाख टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करना है तो मैं 1 बेल्स ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस कर सकती हूँ। ऐसे ही आप सीरीज वाइज देख लेंगे कि किसको कितना प्रोड्यूस करना है, मुझे किसको कितना प्रोड्यूस करना है। आपको कॉम्बिनेशंस देखने हैं। इसी को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया कि यदि 100 लाख टन्स, यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, इट इज़ वीट एंड इट इज़ कॉटन। यदि मुझे 100 लाख टन्स ऑफ वीट ग्रो करनी है तो मैं यहाँ पे 0 प्रोड्यूस कर रही हूँ कॉटन यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर 4 बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी वीट की प्रोडक्शन 0 है। और ये पूरा कर्व हो जाएगा, आपने इसको ड्रॉ करना है। अगर मेरा कोई भी पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, आप बिल्कुल एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके कोई भी पॉइंट इसके अंदर आता है, सपोज़ आपने चूज़ किया
ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हमने नाम दिया पॉइंट F। यदि मैं इधर प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी कि मैं 60 तो मेरी वीट है और मेरी 1.5 कॉटन है, लेकिन मैं प्रोड्यूस कितनी कर सकती हूँ, मैं कॉटन भी और प्रोड्यूस कर सकती हूँ, मैं वीट भी और प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन शो करता है। और यदि मैं बाहर जाना चाहूँ, सपोज़ जी मैं बाहर जाना चाहती हूँ, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है जाना। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि मैं इतनी सारी और वीट प्रोड्यूस कर सकूँ या कॉटन प्रोड्यूस कर सकूँ। मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है यहाँ तक जाने के लिए। तो कोई भी पॉइंट यदि कर्व के ऊपर है तो वहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। यदि वो शेडेड एरिया में है, कर्व के नीचे है, तो वहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। आप अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप और अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यदि आपका नॉन शेडेड एरिया में है, यानी कि कर्व के ओवर है, बाहर है, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं हैं कि आप इतना प्रोड्यूस कर सकें। अब इसमें ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं ये अटेनेबल हैं, आप कभी भी इन तक पहुंच सकते हैं, पर इस पॉइंट तक पहुंचना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो पहले 2 पॉइंट्स हैं ये अटेनेबल हैं, और जो थर्ड पॉइंट है ये अनअटेनेबल है, आप इन तक नहीं पहुंच सकते। अब ये वाला जो कर्व बना ये है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये आपका कब शिफ्ट होता है, कब रोटेट होता है, हमने ये देखना है। आपका ये शिफ्ट होगा अगर आपके रिसोर्सेज में चेंज है। रिसोर्सेज क्या, जिससे मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ, मेरे पास जो मीन्स हैं, यदि मैं उन मीन्स को ज़्यादा कर दूँ, मेरे पास बहुत सारे मीन्स हो जाएंगे, तो आपका जो ये कर्व ऐसे है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, आप इतना और प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, योर PPC कर्व विल शिफ्ट टू इट्स राइट। ये राइट है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इट शिफ्ट्स राइट टुवर्ड। और वहीं आपके रिसोर्सेज यदि डिक्रीज हो जाएं, कम हो जाएं, तो यही जो PPC कर्व है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, पहले जो आप इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप केवल इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले जो आप इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आप केवल इतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। दूसरी बार ये शिफ्ट कब होगा, जब आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आएगा। आपने जो मेजर था बनाने का चीज़ों को, वो चेंज कर दिया। आपने एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेके आई एक्स में, एक्स आप पहले इतना बना रहे थे, अब आप इतना बना सकते हैं। क्या वाई में चेंज आएगा? नो, क्योंकि वाई के लिए आप टेक्नोलॉजी बेटर नहीं लेके आए, वाई जितना था उतना ही रहेगा, एक्स बढ़ जाएगा। यानी कि आपका कर्व कुछ इस प्रकार से शिफ्ट हो जाएगा एक्स के टुवर्ड्स, एक्स से राइट की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप वाई के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं तो वाई पहले इतना था, बढ़ जाएगा। क्या एक्स चेंज होगा? नो। तो आपका कर्व कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा कि यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप दोनों के लिए ही अच्छा कर रहे हैं, आपने गुड एक्स और वाई दोनों के लिए बेटर टेक्नोलॉजी लेके आई है, तो आपका कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, एक्स भी बढ़ जाएगा और वाई भी बढ़ जाएगा, तो पूरा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब टेक्नोलॉजी आप कम तो करेंगे नहीं, तो आपका ये जो कर्व है ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं होता, राइटवर्ड शिफ्ट होता है अगर बेटर टेक्नोलॉजी आती है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो PPC है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 1, ये डाउनवर्ड स्लॉप करता है। ये इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो एक को आप बढ़ाना चाहें तो दूसरा आपका नहीं बढ़ता, वो कम होता है। क्यों? अब मेरे पास 2 लीटर मिल्क है, उससे या तो रसगुल्ले, आइसक्रीम, ये 1 लीटर है, इसमें मैं 1 लीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को आइसक्रीम के अंदर 2 लीटर यूज़ करना है, या कह लो कि 1.5 लीटर यूज़ करना है, तो मुझे इसको 0.5 करना पड़ेगा, मुझे इसको कम करना पड़ेगा अगर इसको मैं ज़्यादा करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लीटर में मैं इसके 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। 3 लीटर नहीं है मेरे पास, मिल्क है ही 2 लीटर, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा अगर मैं इसको ज़्यादा करना चाहती हूँ। तो इट स्लॉप्स डाउनवर्ड। यहीं पे देखो, अगर आप इधर साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको इधर से कम करना पड़ रहा है, इसलिए जो आपका PPC कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करता है। बिकॉज इन सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट आती है आपकी PPC इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसको लेके PPC ऐसे कनकेव होती है, ऐसे नहीं होती। इसमें आपका लो आता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट। अगर आप
कन्वेक्स की बात करते हैं तो आपने पहले गुड वाई की अगर इतनी यूनिट्स छोड़ दी तो आपको पहली बार में आपने इतनी यूनिट्स छोड़ी, दूसरी बार में कम, तीसरी बार में कम, ये आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट है कि एक को मैं कम कितनी बार करना चाहूँगी। ये वैसे हम आगे पढ़ेंगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, पर इसमें यह है कि आपको अगर x की एक और यूनिट बढ़ानी है, जैसे कि मैंने 0 से 1 की, 1 से 2 की, 2 से 3 की, तो मैं y की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स छोड़नी पड़ेंगी मुझे। क्यों? क्योंकि जो मैं पहले बार में यूनिट्स निकाल रही थी y की x बनाने के लिए, वो x के लिए ज़्यादा एफिशिएंट थी, y के लिए इतनी एफिशिएंट नहीं थी। पर धीरे धीरे मेरे को लगा कि ये जो मैं यूनिट्स निकाल रही हूँ अब y की, ये y के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़नी चाहिए। यानी कि मैं ज़्यादा यूनिट्स वेस्ट कर रही हूँ। मैं पहले वाली जो यूनिट्स थी वो कम सुटेबल थी, तो सपोज़ मैं 1 यूनिट से 10 बेल्स ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर सकती थी। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं और यूनिट्स जो हैं यूज़ करूँगी, तो मेरे लिए हर एक यूनिट से 20 बेल्स ऑफ कॉटन चला जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है वो बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल और अच्छा लेते हैं तो हम लेते हैं कार का और वीट का। मेरे पास जो लैंड था, मैं सोचा कि मैं कार प्रोड्यूस करूँगी वीट की लैंड ले लेकर। पहले इसके पास और इसके पास सेम लैंड था, तो मैंने इसकी तरफ से जो अनफर्टाइल लैंड था वो मैंने कार की तरफ शिफ्ट किया। लेकिन फिर मैं चाहती थी कि और प्रोड्यूस हो कार, तो मैंने इसकी तरफ से बाद में जो फर्टाइल लैंड था वो भी कार की तरफ भेजना स्टार्ट किया। इससे वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा कम होगी। यही चीज़ है कि आपकी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती है, क्योंकि आप पहले जो एफिशिएंट चीज़ें हैं वो नहीं, फिर आप इनएफिशिएंट निकालते हैं, फिर धीरे आप एफिशिएंट जो चीज़ें हैं उनको निकालना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि इसकी हर एक यूनिट को बढ़ाने के लिए मैं इसकी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट वेस्ट कर रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आपका जो पीपीसी है वो कनकेव होता है। यहाँ पे यदि आप देखें तो कम कम हो रही है कि मेरे को हर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम जो यूनिट है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, पर नो, ऐसा नहीं होता। हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अब पीपीसी इलस्ट्रेट करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स को एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन तीनों को सॉल्व करता है पीपीसी। व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे, कि मेरे को क्या बनाना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो इस पीपीसी के ऊपर है वो मेरे लिए अटेनेबल हैं, मैं उनको बना सकती हूँ और इन्हीं को बनाना चाहिए। यदि मैं अंदर की तरफ बनाऊँ, अंडर यूटिलाइजेशन, मेरे को वो नहीं करना चाहिए। बाहर की तरफ बनाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं है, वो मैं बना ही नहीं सकती। पीपीसी मुझे बताता है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉरेस्पॉन्ड्स टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ वन कम्युनिटी इज इंक्रीज, तो किसी दूसरे की प्रोडक्शन जो है मुझे कम करनी पड़ेगी। यदि मैं चाहती हूँ कि मैं क्लॉथ और बनाऊँ तो मुझे वीट की प्रोडक्शन जो है कम करनी पड़ेगी। ये बताता है आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि हाउ टू प्रोड्यूस, मुझे कैसे बनाना चाहिए। ये रेफर करते हैं कि चॉइस ऑफ टेक्निक, मुझे किस टेक्निक से बनाना है। सपोज मैं बना रही हूँ ई का मतलब मैं यहाँ पे वीट और भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, क्लॉथ और भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरी टेक्नोलॉजी इनएफिशिएंट थी। यदि मैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेके आऊँ वीट के लिए तो मैं वीट और प्रोड्यूस कर सकती हूँ, क्लॉथ के लिए लेके आऊँ क्लॉथ और प्रोड्यूस कर सकती हूँ, दोनों के लिए लेके आऊँ तो मैं सी पॉइंट की तरफ चल जाऊँगी, मैं दोनों को ही इंक्रीज़ कर सकती हूँ एक सर्टेन लेवल तक। ठीक है, तो ये बताता है एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इज़ यूज, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। यानी कि देखो यहाँ पे मैं बी भी इंक्रीज़ कर रही हूँ और वीट भी इंक्रीज़ कर रही हूँ और क्लॉथ भी। यदि मेरे को वीट इतना इंक्रीज़ करना है तो देखो मेरा क्लॉथ का लेवल इतना ही है, मैं अपना क्लॉथ कम नहीं कर रही हूँ। ये क्यों है? क्योंकि मैं एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मुझे किसी एक को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे को बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊँ। अगर मैं रिचर के लिए बना रही हूँ, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो पीपीसी राइट की तरफ। प्रोडक्शन का मतलब मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि ये ऊपर वाला इज़ फॉर रिचर सेक्शंस, क्योंकि इसमें आउटपुट जो है मेरा ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं पुअर के लिए बनाती हूँ तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, पीपीसी लेफ्ट की तरफ होगा। ये वाला जो है ये पुअरर सेक्शंस के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे आउटपुट कम होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमने की डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए इस फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास रिसोर्सेज तो हैं, पता है इतने ही हैं, पर उनको फुली यूटिलाइज़ कैसे करूँ। अगर आप एफ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी कि आप अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं,
आप इतना वीट और लेके आ सकते हैं, इतना क्लॉथ और लेके आ सकते हैं, दोनों में से आपकी चॉइस है, पर आप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका पॉइंट यहाँ पे है, पीपी से आपको पता है कि आप फुल यूटिलाइजेशन पे हैं, और अगर अंदर हैं तो आप इनएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम आती है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं मुझे पता ही नहीं, मैं उन रिसोर्सेज को ग्रो कैसे करूँ। अगर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, आपका पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले मैं इतना प्रोड्यूस करती थी, अब रिसोर्सेज बढ़ गए तो मैं इतना प्रोड्यूस करती हूँ। दैट्स इट, कि रिसोर्सेज की ग्रोथ होगी तो आपको पता चलेगा कि मेरा पीपीसी अगर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो मेरे रिसोर्सेज जो है उनकी ग्रोथ हो गई है, वो ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक को पाने के लिए मैंने दूसरे को सेक्रीफाइस कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। अब जो मिल्क है, मैं मिल्क से चीज़ बना सकती हूँ या कोई भी स्वीट बना सकती हूँ, रसगुल्ला टाइप जो भी। अब चीज़ जो है वो 250 रुपीज़ kg बिकेगा और स्वीट जो है 600 रुपीज़ kg बिकेगी, तो मैं किसको चूज़ करूँगी? ऑब्वियसली जो मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, जो ज़्यादा महंगा बिकेगा, 600 kg में इसको यूज़ करूँगी। तो इसके बदले में मैंने चीज़ को खो दिया, क्योंकि मैं वो भी बना सकती थी। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? चीज़, मैंने इसको खो दिया, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। इसको पाने के लिए मैंने जिस बेस्ट अल्टरनेटिव को खो दिया वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एजम्पशन क्या रहेगी इसमें, कि आपकी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन सेम है, आप पहले चीज़ जिस टेक्निक से बनाते वो एंड तक भी वही रहती, आप स्वीट जिस टेक्निक से बनाते एंड तक भी वही टेक्निक रहती, और रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर आपके पास 2 लीटर मिल्क था, आपने इसमें 1 लीटर ही किया है या इसमें 2 लीटर किया है। नो, फुल्लर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, आप इसमें भी 2 लीटर ऑफ मिल्क ही यूज़ करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, कि इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज़, कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था, अगर मैं इसको चूज़ ना करती तो मैं क्या चूज़ करती। नेक्स्ट आता है आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी का ही एक पार्ट है। मार्जिनल रहता है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज़ अ रेट एट विच आउटपुट इन यूज़ 1 इज़ लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इन यूज़ 2। आपने यूज़ 2 में लगाने के लिए 1 की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, इसका रेशियो। जैसे कि आप पहले बाई इतना प्रोड्यूस कर रहे थे और एक्स जो है इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, आपका यूज़ 1 ये था और यूज़ 2 ये था चीज़ों का। आपने कहा नहीं, मेरे को तो यूज़ 2 और करना है, यानी कि मुझे एक्स और प्रोड्यूस करना है। आपने इतना इंक्रीज़ किया, बदले में मैंने क्या कहा है, पीपीसी में आपको एक अगर इंक्रीज़ करना है, दूसरा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको ये और नीचे लेके आना पड़ा। अब आपने इतना गेन करने के लिए इतना छोड़ दिया, इन्हीं का रेशियो, यानी कि जो चेंज हुआ वाई में, किसके लिए? एक्स में चेंज लाने के लिए, वही आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये आपको रेट पाती है एक यूनिट का। आपने एक यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए इसकी कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर दी, पर यूनिट में आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। इट इज़ चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना है? ए सी। चेंज इन एक्स कितना है? सी बी। इट इज़ ए सी अपॉन सी बी। एज रिसोर्सेज आर कॉन्टिन्यूसली शिफ्टेड फ्रॉम यूज़ 1 टू यूज़ 2, देयर एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड यूज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए उनका जो आउटपुट का जो लॉस है वो इंक्रीज़ होता रहता है, इसलिए आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होती रहती है, इस वजह से आपका कनकेव होता है पीपीसी टुवर्ड्स ओरिजिन। यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है कि एक यूनिट जो है मैं पहले थोड़ी वीक वाली यूनिट्स दे रही थी, अब मैंने एफिशिएंट दी है क्या कहते हैं यूनिट्स, तो उसकी वजह से मेरा जो आउटपुट है उसका लॉस इंक्रीज़ हो रहा है टाइम टू टाइम। इसी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स को स्लॉप ऑफ पीपीसी भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज़ द स्लॉप ऑफ दिस कर्व। आप अपना चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स करेंगे, आपको स्लॉप मिल जाएगा। लास्ट चीज़ आती है आपके पास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और केवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? रेशियो किसके बीच में, कि जो आपने आउटपुट लूज़ किया जिसको गेन करने के लिए किया, उसका रेशियो होगा मार्जिनल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है टोटल लॉस, आपने टोटल कितना गवा दिया, कि मैंने रसगुल्ला बनाने के लिए रसगुल्ला बनाने के लिए आइसक्रीम को छोड़ दिया या चीज़ को छोड़ दिया, इट इज़ ए टोटल लॉस, आपने कितना लॉस किया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको 1 मोर की बात है कि 1 मोर यूनिट के लिए मैंने कितने यूनिट्स दूसरे यूज़ के शिफ्ट कर दिए। 1 मोर कब बताती है, ये आपको ऑल द यूनिट्स कब बताती है कि आपने टोटल इतना बनाना था तो आपने दूसरे वाले का टोटल कितना छोड़ दिया। दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आपको इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, डिफरेंट इकोनॉमीज उनके साथ कैसे डील करती है पता होना चाहिए,
पीपीसी इन सारी जनरल प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, उसके फीचर्स क्या हैं और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस इतना ही। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।